Hello everyone, welcome back to your channel SG English Lovers. So guys, today I will discuss about a novel River of Fire by कुरैत हैदर. सबसे पहले कुरैत हैदर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, ये आप देख लीजिएगा. और अब सबसे पहले रिवर ऑफ फायर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवेल जान लेते हैं. रिवर ऑफ फायर यानी कि आग का दरिया, जो कि उर्दू और इंग्लिश में बहुत ही फेमस है. उर्दू का तो ये बहुत ही फेमस नावल है. तो दोस्तों, ये जो नावल है, फर्स्टली ये उर्दू में लिखा गया था. 1959 में ये पब्लिश कराया गया था पाकिस्तान में. लेकिन जब इसका पब्लिकेशन हुआ पाकिस्तान में तो इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत विवाद हुआ. तो जिससे कुरैत हैदर ने डिसाइड किया कि अब हमको भारत वापस लौट जाना चाहिए. तो इन्होंने भारत वापस आने का डिसीजन लिया और ये भारत आई. फिर इंडिया आकर इन्होंने इंग्लिश में खुद इसे ट्रांसलेट किया 1998 में. देन इसका नेम चेंज करके इन्होंने पहले क्या था, आग का दरिया, और फिर जब इन्होंने इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया तो इसका नाम रख दिया रिवर ऑफ फायर. तो गाइज़, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ. अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, जैसे कि ये इंडिया आई, क्यों आई, पाकिस्तान में क्यों गई थी, अगर ये इंडिया की थी तो पाकिस्तान में क्यों गई, पाकिस्तान की थी तो इंडिया में क्यों आई, तो ये सब देखने के लिए आपको इनकी बायोग्राफी देखनी पड़ेगी, जो कि आपके भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है. आप जाइए चैनल पे और उसे देखिए. उसके बाद आपको ये नावल समझ में आएगा, क्योंकि ये नावल जो है इनका, ये जो रिवर ऑफ फायर है, ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड इनकी रियल लाइफ से. कुछ ऐसी घटना हुई थी इनकी रियल लाइफ में, जिसके बाद ही इन्होंने जो है इस नावल को राइट किया था. तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिएगा. हाँ, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पे. तो मैंने आपको बताया इस नावल के बारे में. आगे देखते हैं. गाइस, ये नावल जो है भारतीय उप महाद्वीपों के दर्दनाक विभाजन को दर्शाता है. मतलब जब इंडिया और पाक का पार्टीशन हुआ था तब का जो है चित्रण किया गया है इसमें. तब तब की जो है टाइमिंग दिखाई गई है. पहले का भी जिक्र किया गया है इस नावल में, यानी कि इंडिया और पाक पार्टीशन के पहले का भी जो है इसमें जिक्र किया गया है. और भारत और पाकिस्तान में चौथी शताब्दी यानी कि 4th BC के पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर आज़ादी के बाद की डेट तक नावल की टाइमिंग जो है 2000 से अधिक वर्षों तक की रखी गई है. यानी कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, उससे पहले का भी इसमें जिक्र किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का. ठीक है दोस्तों, ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसमें भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी और धार्मिक उथल पुथल के बीच एक साथ मनुष्य के स्वभाव की एकता को दर्शाता है. जो हैदर हैं, कुरैत हैदर हैं, इसमें ऐसी संस्कृति के लिए तर्क देती हैं जो समावेशी हो. मतलब किसी देश की संस्कृति ऐसी हो जो समावेशी हो, जिसमें किसी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए. सभी के लिए सारे कानून समान होने चाहिए. मतलब सब लोग जो है वो समान होने चाहिए, समावेशी होने चाहिए, किसी के लिए भी कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए. इस नावल में ऐसा कुछ दर्शाया है इन्होंने. इसी से रिलेटेड इन्होंने इस नावल में 4 टाइम दिखाए हैं जो कि कैरेक्टर रोल में अदा करते हैं. तो जो कैरेक्टर आएंगे आपकी कहानी में, एक्चुअली ये टाइम है. ठीक है, तो एज अ ह्यूमन नेम से इन्होंने रखा है इन्होंने. ठीक, इस नावल के 72 चैप्टर्स हैं जो कि 428 पेजेस में कवर किया गया है. ये नावल जो है, इसमें टाइम यानी कि समय के अस्तित्व की बात की गई है. समय अपने साथ प्रतिशोध लाता है या एक माध्यम, यानी कि ये जो समय है ये एक माध्यम है इंसान को मरहम लगाने का. यानी कि समय एक मरहम लगाने वाला और एक चालबाज है. ठीक है, और भौतिक सुख सुविधाओं में मानव का अस्तित्व निचली रेखा है के माध्यम से छोटी छोटी विडंबनाओं को लगातार प्रकट किया जाता है इस नावल में. इसमें इन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष शामिल किए हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 4 टाइम्स में इस नावल को डिवाइड किया है. पहला है क्लासिकल, मिडाइवल, कॉलोनियल और प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन. ठीक है, 20th सेंचुरी. अब आ जाते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, नावल की तरफ. सो गाइज, आई थिंक ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी. आपका नावल जो है इसका पार्ट थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है, इसलिए जो है 2 पार्ट में बनेगी. तो फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट आप दूसरी वीडियो में देख लीजिएगा. तो ये आपके कैरेक्टर्स हैं: गौतम, चंपा, निर्मला, कमाल और सिरिल,
हरी, सुजाता। ये जो स्टार कर रखे हैं मैंने चारों पे, यही चार जो हैं आपके मेन कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इसका थीम समझ लेते हैं। थीम तो मैंने आपको बताया है, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि इस नावल में जो राइटर हैं इन्होंने इंडिया के ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन को बयां किया है। ठीक, उनका यही मानना है कि किसी भी देश की जो संस्कृति है उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जातियां होती हैं, सबकी अपनी अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपनी अपनी रस्में रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें दिखाया जाएगा। तो उनका मानना ये है कि ये कौन से देश की संस्कृति हुई भाई, कि सब अलग अलग जी रहे हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति है, ट्रेडिशंस हैं। तो उनका मानना ये है, कुरेतलेन हैदर का, कि एक ऐसा देश हो जिसमें समावेशी हो, है ना, जो ट्रेडिशन भी समावेशी हो, उसकी संस्कृति जो है समावेशी हो, एक समान हो, कोई भी विभिन्न ना हो, और किसी अलग जाति के लोग के लिए अलग रूल्स ना बनाए जाएं, कोई अलग रेगुलेशंस ना फॉलो करने के लिए कहे जाएं, सबके लिए एक जैसे रूल हों। तो चलते हैं अब अपने नॉवल की तरफ। गाइज, इसमें एक गौतम होता है। गौतम जो है वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता है, हिंदू कास्ट है। इसके जो पापा होते हैं यानी कि पिताजी होते हैं वो पुजारी होते हैं। तो ये ब्राह्मण जाति से वो बिलोंग करता है। तो अब ब्राह्मण जाति के लिए इस नॉवेल में कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण को आश्रम जाना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि ब्राह्मण जाति के स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करानी चाहिए। आश्रम की दिनचर्या यानी कि वहाँ के रूल्स को फॉलो करने वाला व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को ध्यान नहीं देता है और डिसिप्लिन के साथ ज्ञान प्राप्त करता है और आगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीता है। वह किसी महिला की तरफ नहीं देखता और देख भी नहीं सकता, ना वो शादी कर सकता है, वह अपना खाना खुद नहीं बना सकता, उसे खाने की व्यवस्था के लिए उसे भिक्षा मांगनी पड़ेगी, यानी कि दर दर भटकना पड़ेगा। वो पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं कर सकता, उसे दूर दराज में रहने वाले महापुरुषों की तलाश करनी पड़ती है। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र का उसकी कठिन यात्रा करनी चाहिए। और ये नॉवेल बताता है कि ये परीक्षाओं का जीवन है, तो इसीलिए ज़्यादा सुख के तलाश में नहीं वो रहना चाहिए कि हमें सुख ही सुख मिल जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा नॉवेल। तो गौतम जो होता है एक गांव का लड़का होता है, श्रावस्ती गांव का होता है, और वो अब कॉस्मोलॉजी में एक शिक्षक से शिक्षा लेकर साकेत वापस आ रहा होता है, जिसकी नज़र दो खूबसूरत लड़कियों पर पड़ती है जो किसी नदी के किनारे नहा रही होती हैं। तो ये हसीनाएं हैं चंपा और निर्मला। निर्मला के जो फादर हैं ईसा किंग हैं और चंपा के फादर मंत्री हैं। फिर क्या होता है, गौतम याद करते हैं कि उन्हें महिलाओं की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन भाई अब गौतम को तो वो लड़कियां दिखी थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उस चंपा की इमेज ना गौतम के मन पे छप गई। फिर उसकी मुलाकात यानी कि गौतम की मुलाकात हरिशंकर नाम के एक अदर पर्सन से होती है। हरि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा में होता है और वो उससे मिलता है। हरि निर्मला का भाई है, इसलिए एक प्रिंस है, राजकुमार है। हरि ने अपनी पहचान बदल रखी है। हरि ने हीरे की एक अंगूठी पहन रखी है जो कि चंपा की है, चंपा ने उसको पहनाई थी, यानी कि इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है चंपा से, जिससे वो घर वापस आने के बाद शादी करने वाला है। गौतम श्रावस्ती पहुंच गया है, लेकिन ग्रेजुएट होने तक उसे अपनी फैमिली से मिलने की उम्मीद नहीं है। हरि का भी यही हाल है। हरि श्रावस्ती का राजकुमार है, लेकिन वो भी ग्रेजुएट होने तक अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता। ये दो ब्यूटीफुल क्यून चंपा और निर्मला, ये जो हैं ये भी गौतम के होम टाउन में मौजूद हैं, जिन महाशय को यानी कि गौतम जी को चंपा से लव हो गया है। अब क्या होगा भाई, देखते हैं गौतम का क्या होगा। इन्होंने तो भाई गलत कर दिया। किसी तरह गौतम जो है चंपा से मिलता है, मुलाकात होती है इनकी, और निर्मला उससे बताती है कि उसका जो भाई है वो भी एक धार्मिक यात्रा पर निकला है और अभी वापस नहीं आया है। वे सभी उसकी चिंता कर रहे हैं। तो बताती है कि अभी तक वो वापस नहीं आया और हम सब उसकी चिंता में हैं और सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसकी चिंता कर रहे हैं। चंपा और गौतम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। अब जब चंपा से गौतम मिलता है और चंपा उसकी दीवानी हो जाती है, तो दोनों आपस में जॉइंट हो जाते हैं।
यानी कि लव अफेयर शुरू हो जाता है इनका। ऑल्दो चंपा की इंगेजमेंट हरी से पहले ही हो चुकी है, क्योंकि हरी यहाँ पे मौजूद नहीं है इसलिए इन्होंने अपना अफेयर जो है गौतम से चला लिया। लेकिन अब गौतम अक्सर उससे मिलने जाता था, चंपा से मिलने जाने लगा। एक दिन गौतम राजा के दरबार में जाता है। किसके दरबार में जाता है? जो निर्मला के पिता हैं, ईसा किंग, यानी कि हरि के पिता राजा, उनसे मिलने जाता है और उनसे बताता है कि मैंने आपके बेटे को देखा है, लेकिन भाई साहब ये सब दारू के नशे में बोल रहा है ये। अब उसको जो है प्यार का नशा हो गया है, तो भाई साहब शराब पीने लगे हैं। तो जो राजा होते हैं बहुत गुस्सा आ जाते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, क्रोधित होते हैं और गौतम को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है फिर? घर से बाहर निकालने से पहले जो निर्मला होती है, किंग की बेटी, गौतम को एक मैना गिफ्ट में देती है जो कि पिंजरे में कैद थी। अब जो गौतम है उन्होंने दर्शन शास्त्र छोड़ दिया है, यानी कि साइड में जाए दर्शन शास्त्र, तो इनको अब क्या चढ़ा है? इनको सौंदर्य का जो है जोर चढ़ा है, यानी कि सौंदर्य के जोर में शामिल हो गए हैं। भाइयों गौतम को क्या हो गया है भाई, समझाओ इनको। इन्हें तो, ये तो ब्राह्मण है ना, इनको तो अपने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने थे, पर ये भटक गए। तो राजा भी गौतम भगवान में विश्वास करना बंद कर देता है ये सब देख के, और चंपा का पुजारी बन जाता है, यानी कि चंपा का उपासक बन जाता है। कुछ पन्नों के बाद वो होता है वो भिखारी बन जाता है, यानी कि जो गौतम होता है वो भिखारी बन जाता है। तो एक दिन गौतम एक डांसर से मिलता है। डांसर अंबिका होती है और उससे जो है वो थोड़ा सा रिलेटेड हो जाता है और वो शराब पीता है और इस डांसर अंबिका के पैसों से मज़े लेता है। वो गौतम को एक एक्टर के रूप में काम पर रख लेती है जो अंबिका होती है, और गौतम को जो है ग्रीक थिएटर में नाटक करना होता है, उसके लिए इसको रख लेती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ शर्तें होती हैं ब्राह्मण के लिए क्या, और यहाँ पे ब्राह्मण कर क्या रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। एक दिन गौतम नाटक करते समय देखता है कि जो पहली रो होती है, पहली जो शीट्स होती हैं उस पर जो फर्स्ट रो होती है उसमें एक औरत को देखता है जिसमें उसे चंपा दिखाई देती है। लेकिन ये तो उल्टा है, ये तो चंपा की दासी है। तो क्या होता है, चंपा जो होती है वो अपनी दासी के साथ एक मैसेज भेजती है कि जो है ये गौतम को दे देना जाके। क्या देती है? तो ये भेजती है कि युद्ध हुआ, वहाँ पे कोई युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में सभी लोग बंदी बना लिए गए हैं और उनको बंदी बनाकर ग्रीक भेज दिया गया है। वो कहती है, मतलब दासी जो होती है वो बताती है कि चंपा आपसे मिलना चाहती है, पर अब गौतम का जो है मन बदल गया। चंपा गौतम से मिलने से मना कर देता है और दुखी मन से अंबिका के थिएटर से चला जाता है। वो अब सब कुछ छोड़ने वाला है। फिर क्या होता है, वह फिर से ट्रेवल करना शुरू कर देता है, यानी कि धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है और जीवन के सभी सुखों भोगों को त्याग देता है। शास्त्रीय काल के लास्ट तक गौतम जो होता है एक बूढ़ा आदमी है और चंपा ने अपना सारा ग्लो एट्रैक्शन खो दिया है। चंपा एक बूढ़ी औरत है जिसके गालों पर सिलवटें हैं। गौतम आखिरकार जोगी बन जाता है, यानी कि वो सब थोड़ा सा मौज मस्ती करता है, उसके बाद उसे एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि उसने ये क्या किया। उसके बाद वो फिर से जहाँ से शुरू किया था वहीं पे जाके, और उसके बाद वो जोगी बन जाता है, बूढ़ा आदमी हो जाता है, और यहीं पे जो है इस युग का अंत कर दिया जाता है। इस युग में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष दिखाए गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके 3 और पार्ट्स के साथ में। वो वीडियोस आप ज़रूर से देखिएगा, वरना आपको जो है ये नॉवेल समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।